अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमडीकैट एस्पायरेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी एमडीकैट की स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट एंड आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स ऑफ एमडीकैट। तो आपके लिए स्टडी स्केड्यूल बहुत ज़रूरी है एमडीकैट के लिए। तो एमडीकैट को एस करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप अपने माइंड में बनाएं या चाहे वो पेपर पे लिख के बनाएं, लेकिन एक स्केड्यूल होना ज़रूरी है। इससे आपकी चीज़ें जो है वो सिमट जाती हैं, इससे बिखरी बिखरी नहीं रहेंगी चीज़ें। और स्केड्यूल बनाने के लिए कुछ बातें याद रखें कि स्टूडेंट की साइकी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आपने अपने लिहाज से अपना टाइम टेबल जो है वो उसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगी, आपने स्केड्यूल अपने लिहाज से बनाना है। और ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बायो अच्छी लगती है तो मैं बायो को कम टाइम में कर सकती हूँ, और फिज़िक्स मुझे अच्छी नहीं लगती तो फिज़िक्स के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो उस लिहाज से मैं अपना टाइम टेबल डिज़ाइन कर लूँगी। अब स्केड्यूल में 3 मंथ स्केड्यूल भी बन सकता है, 2 मंथ भी और 1 मंथ भी। अब ये हर बच्चे पे अलग से डिपेंड करता है कि वो किस तरह से स्केड्यूल बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ्रेशर है और 3 मंथ्स रहते हैं एमडीकैट में, तो वो 3 मंथ्स अगर सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगा देगा तो उसको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से एमडीकैट दे ही नहीं पाएगा। तो रिवीजन एमडीकैट में बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस फॉर एमडीकैट। तो अगर आपके पास 3 मंथ्स है और आप 2 मंथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगा रहे हैं और 1 मंथ जो है वो रिवीजन के लिए रख लिया आपने, तो इससे अच्छा स्केड्यूल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिपीटर हैं तो रिपीटर ने बहुत बार सिलेबस को रिवाइज़ किया होता है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी एमडीकैट दिया हुआ है, या आप सेकंड टाइम रिपीटर या थर्ड टाइम रिपीटर हैं, तो उन्होंने बहुत बार रिवाइज़ किया हुआ है सिलेबस को। उन्होंने बस रिवीजन करनी है, तो उनके पास टाइम जो है वो लिमिटेड नहीं होता, बहुत होता है उनके पास टाइम, अगर वो रिवीजन करना चाहें तो। आगे हम देखते हैं कि स्केड्यूल आपने बनाना कैसे है। उसके लिए पहले आपने 3 रूल्स याद रखने हैं किसी भी सब्जेक्ट से मुतालिक, चाहे वो बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। आपने रीड करना है। रीडिंग इज़ नेसेसरी, अच्छे से रीड करना है। जैसे बायो है, उसकी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से एज इट इज़ बुक लाइन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट फ़िज़िक्स है। जो फ़िज़िक्स है, कुछ बच्चे होते हैं वो रीड करते ही नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, फ़िज़िक्स को भी रीड करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि न्यूमेरिकल्स के अलावा आपकी रीड करने वाली एमसीक्यूज़ आ जाते हैं एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक मिक्सचर है कॉन्सेप्ट का और रीडिंग का, तो जो चैप्टर्स अच्छे से रीड करने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। अगर आपने रीड कर लिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी रीडिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी रीडिंग करनी है तब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्या हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। आप अगर कोई भी अकेडमी आपने ज्वाइन की हुई है वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, या कोई ऑनलाइन अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है सेशन तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। देखिए, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं देखना कि मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन ये है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पास्ट पेपर्स। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले पास्ट पेपर्स करने हैं। पास्ट पेपर जितनी मरतबा रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज़ करें। पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एमडीकैट के लिए। मैं आखिर दिन तक पास्ट पेपर मैंने किए थे, मैंने भी 3 अटेम्प्ट किए हैं। पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने मैट्रिक की है, चाहे आप एमडीकैट दे रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट भी हैं, आपने पास्ट पेपर करने होते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन के बगैर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो सकती। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें याद रह जाएंगी, तीसरी बार पढ़ेंगे और चीज़ें याद रह जाएंगी। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। तो आपने ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन करनी है जितनी आपसे हो सकती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब एक बार पढ़ने में बहुत, जब भी बंदा पहली बार पढ़ रहा होता है ना कोई भी चीज़, तो बहुत मुश्किल आती है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप। आपको पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं समझ आएगी। तो आप पढ़ें, एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे वही चीज़ आपको कम टाइम लेगी।
नेक्स्ट है बायोलॉजी स्केड्यूल। मैंने बायोलॉजी के स्केड्यूल को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया। सिर्फ बायो की नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब स्केड्यूल को मैंने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट की साइकी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिवीजन करता है। आपने पूरी बायो की बुक उठाई, उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर लिया या 12 यूनिट्स में, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो, या फिर 13 यूनिट्स में। जितने यूनिट्स आप करना चाहें उसके बना लें, आपने खुद अपने चैप्टर्स बनाने हैं। उसके बाद सेम डे रीडिंग, सेम डे प्रैक्टिस। जब आपने रीड करना है तभी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने रीड कर लिए, प्रैक्टिस नहीं की तो फिर रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, रीड नहीं किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ़िज़िक्स का स्केड्यूल। फ़िज़िक्स को भी इसी तरह 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फार्मूला की प्रैक्टिस, एक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। जब आप बुक रीडिंग करेंगे तब आप फार्मूला की प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी फार्मूला आपने लिख के भी देखने हैं ताकि आपको याद रहे, आपके माइंड में रहें। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होती नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री का स्केड्यूल। अगर हम केमिस्ट्री के स्केड्यूल की बात करें, इसमें भी मैंने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है। ऑर्गेनिक क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर लेती थी, ऑर्गेनिक मुझे आसान लगती थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक को अपने लिहाज से उसका टाइम बढ़ा देंगे, उसको ज़्यादा यूनिट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। और जिनको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है वो इनऑर्गेनिक का टाइम कम कर लें, ऑर्गेनिक का ज़्यादा कर लें। ओके, रीड सम चैप्टर्स, प्रैक्टिस सम चैप्टर्स। इसमें कुछ ऐसे मैंने बताया चैप्टर्स होते हैं जिनको रीड करना होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करना होता है। करनी तो सबकी रीडिंग होती है, प्रैक्टिस तो सबकी करनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी रीडिंग मस्ट होती है। वहाँ से हमें पता है बुक लाइन से ही एमसीक्यूज़ आते हैं, और कुछ चैप्टर्स को देख के पता ही चल जाता है कि इसमें से जो है वो कोई ना कोई अंदर से, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट, अब उसमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आया होता है, कोई एक ना एक। अगर सिंपल एमसीक्यूज़ भी लें तो वो मोल की डिफाइंड पूछ लेते हैं या कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, लेकिन अगर देखें तो उसमें से कंसेप्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश का स्केड्यूल, इसको भी मैंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया। इसमें वोकैब के वर्ड्स आते हैं, प्रैक्टिस आती है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं उनको वोकैब के वर्ड्स याद नहीं होते, मैंने सब 200 जो वर्ड्स थे ना उनको रट्टे लगाए थे मैंने। रूल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने ना हर रोज़ इंग्लिश की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ। कोई रूल पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा रूल पढ़ें, फिर 10 रूल्स पढ़ने हैं मैंने, या ऐसे करके। यानी हर रोज़ इंग्लिश आपने हर रोज़ करनी है। आप चाहे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं करें, इंग्लिश हर रोज़ करें ताकि आपको रूल्स याद हो जाएँ। नेक्स्ट ये मैंने 10 यूनिट्स में किस तरह से डिवाइड किया है। देखिए, अब मैंने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को एक अलग यूनिट रखा हुआ है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंजाइम, क्योंकि एंजाइम छोटा सा चैप्टर है तो उसको मैंने इकट्ठे कर लिया। उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स, एक दिन में ये एक चैप्टर करना बड़ा मुश्किल होता था लेकिन कर लेती थी मैं। वायरसेस और प्रोकैरियोट्स दोनों जो हैं वो डिसीज़ से रिलेटेड होते थे तो वो आसानी से हो जाते थे। किंगडम एनिमिलिया को एक दिन नहीं 5 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा शौक था एनिमिलिया पढ़ने का, तो मैं और मुझे एमसीक्यूज़ बड़े मज़े के लगते थे एनिमिलिया के, क्योंकि ये बहुत यूनिक सा चैप्टर है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है। न्यूट्रिशन प्लस गैसेस एक्सचेंज, इस तरह से मैंने इसको ना 10 यूनिट्स में हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो, हर एक को मैंने डिवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने अपना टाइम टेबल अपने लिहाज से डिज़ाइन करना है। एक अच्छा टाइम टेबल अगर आपके पास होगा, एक अच्छा स्केड्यूल होगा, तभी आप एमडीकैट को एस कर पाएंगे। और स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये कि जो स्केड्यूल है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम रहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 चैप्टर करने वाले हैं और आपके पास 5 दिन है, तो इसका तो यही मतलब है कि आपको एक चैप्टर 2 दिन में करना है। इसी तरह से अगर आपके 5 चैप्टर रहते हैं, आपके पास 10 दिन हैं, तो अगर वही आप 5 चैप्टर 5 दिन में कर लें और दोबारा उसकी रिवीजन कर लें, तो इससे अच्छा टाइम टेबल हो सकता है कोई। तो आपने अपने लिए बेस्ट स्केड्यूल बनाने की कोशिश करनी है अपने लिहाज से। अगर आपको बहुत टाइम लगता है याद करने में, अच्छा, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एमडीकैट एस करने में हेल्प करूँगी। सो आपने अपनी जो भी स्टडी स्केड्यूल आप बनाना चाहते हैं, आपने अपने लिहाज से बनाना है। ये सिर्फ मैंने आपको टेम्पलेट दिया है कि आप पूरी बुक को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर लें, पूरी बुक को 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लें और फिर उस लिहाज से टाइम टेबल बनाएं। मैंने एक दिन में ये यूनिट करना है,